जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। यानी ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति, ग्रहों का वक्री मार्गी होना, ग्रहों का परिवर्तन होना आपके जीवन में क्या लाभ और क्या हानि आपको दे सकता है, क्या सावधानी है, कौन सा समय आपके लिए बेहतर है, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में क्या नया कुछ लेकर आ सकता है, उसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर भी आधारित है। अगर आप इसको लग्न से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ग्रह से संबंधित दशाएं आपको चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल के गोचर के बारे में हम बता रहे हैं और मंगल की दशा चल रही है, तभी वो लगन से फलित है। अदरवाइज चंद्र राशि से ही आप उसको देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अध्ययन कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आप देखिए कि ये सभी ग्रहों का गोचर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि महीने की शुरुआत में कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। यानी 1 जनवरी 2025 के दिन प्रातः 6 बजे जो ग्रहों की गोचर की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी स्थितियों को यहाँ लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आपके जीवन में उसका क्या हाल है। सबसे पहली ही शुरुआत हम हमेशा से ही राशि या लग्न से ही करते हैं। हमारी राशि या हमारा लग्न ही हमें बता देता है कि जीवन में या उस महीने में या उस वर्ष में या किसी कुंडली विशेष के अंदर कैसी स्थिति आपके जीवन में आपकी रहने वाली है। यहाँ आप देखिएगा कि आपका लगन है कर्क या आपकी राशि है कर्क। अब कर्क राशि, आपकी राशि कर्क है और राशि के मालिक चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में राशि बदल देता है। तो ऐसे प्लेनेट के गोचर को तो हम नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो हर 2.25 दिन में बदलता है। लेकिन आपकी राशि के अंदर अगर हम देखें तो एक लंबे समय तक चलने वाला प्लेनेट मंगल है, जिसको कहे जाए तो ये मंगल आपका मित्र है। ये आपके लिए योग कारक है क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र दोनों भाव का मालिक है। इसलिए ऐसे ग्रहों को कहा जाता है योग कारक ग्रह। और ये योग कारक ग्रह यहाँ केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व रखता है। तो उस कारण ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, यानी मंगल कुछ देने वाला है। लेकिन अगर हम यह देखें तो मंगल यहाँ पर नीच का भी हो जाता है और वक्री भी हो जाता है। कोई भी प्लेनेट अगर वक्री होता है तो वो स्ट्रांग होता है क्योंकि वो सूर्य से दूर होने के कारण वक्री है। अब मंगल ग्रह एक तो नीच हुआ है, चंद्रमा की राशि में हुआ है तो और वक्री भी हुआ। तो सबसे पहले इस दौरान आपको बहुत विशेष ध्यान ये रखना है, आपको अपने टेम्परामेंट का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने स्वभाव पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा प्लेनेट बिना वजह क्रोध, चिड़चिड़ाहट दे सकता है, एग्रेशन दे सकता है। आप अपनी एनर्जी का गलत यूज़ कर सकते हैं या ऐसी स्थिति में आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ सकती है जिसके कारण जो एनर्जी एक तरीके से गुस्से के रूप में या क्रोध के रूप में या जल्दबाजी के रूप में या हड़बड़ाहट के रूप में दिखाई देगी, उसको आपको बहुत हद तक कंट्रोल करके रखना है। अदरवाइज बुद्धि से ही जीवन में सारे डिसीजंस हैं। जैसे पंचम भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका मतलब है ये इसी के कारण आपके प्रेम संबंध भी खराब हो सकते हैं और इसी के कारण गलत निर्णय से आपकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी समस्या आ सकती है। वहीं यहाँ आप देखेगा तो दशम भाव का मालिक होकर भी यहाँ, जिसको मैंने बताया कि भाई प्रोफेशनली भी ये स्थितियाँ ठीक नहीं है। यानी यहाँ पर सारी चीज़ आपके डिसीजंस पर डिपेंड है। अगर आप शांत हैं, आप जल्दबाज नहीं हैं, आपके मन में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, आप डिसीजन सोच समझ कर ले रहे हैं, आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशंस ठीक हैं। अदरवाइज ना चाहते हुए भी आपके साथ समस्या हो सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे घर पे भी है। वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक नहीं मानी जाती चौथी और सातवीं दृष्टि। तो इसका विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। अब 21 जनवरी के बाद ये मंगल वक्री होते हुए 12th हाउस में चला जाएगा। अब 12वां घर खर्च का भाव होता है और खर्च के भाव में एनर्जी का प्लेनेट अगर मंगल पहुंच जाए तो हम इसको यही कहेंगे कि भैया फिर वही बात, अपनी एनर्जी को सोच समझ कर खर्च कीजिए।
ये पूरा महीना आपको इस प्रकार की चेतावनी लगातार देता मिलेगा। और आप देख लीजिएगा, जब भी आपका नुकसान होगा या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम इस महीने आएगी, उसका कहीं ना कहीं आप स्वयं रीज़न होंगे कि मेरी वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। अब आप देखिए कि आपके 8th हाउस में 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं, एक शुक्र है और एक शनि है। शनि अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है, तो इसको आयु के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए या जीवन में आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए ठीक माना गया। लेकिन यहाँ शनि की ढैया भी है, इसलिए प्रोफेशनली स्ट्रगल तो आपके जीवन में है ही है, क्योंकि शनि की ढैया आएगी तो प्रोफेशनली स्ट्रगल तो देगी। अब ये शनि क्योंकि सप्तमेश भी है, विवाह का कारक ग्रह शुक्र भी है, जिसको हम ब्यूटी ऑफ मैरिज कहते हैं, उस पर अगर आप देखें तो मंगल की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है। और मंगल यहाँ सप्तम भाव पे भी देखेंगे, और जब 12वें घर में होंगे तो भी सप्तम पे देखेंगे। और इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला भी कि भाई ये समय में आपके अपने व्यवहार की वजह से, अपनी अपनी गलतियों की वजह से, अपने क्रोध की वजह से आपकी मैरिड लाइफ, आपके वैवाहिक संबंधों में, आपके नॉर्मल तौर पे संबंधों में, आपके आम जीवन के अंदर आपको समस्या दिखती हैं, प्रॉब्लम यहाँ क्लियरली दिखाई देती है। इसलिए बहुत सावधान आपको रहना होगा। यह स्थिति वैवाहिक संबंधों के लिए उचित नहीं दिखाई देती। अब इसमें एक चीज़ फिर से निकल कर आती है, वो है आपका 10th हाउस, कि हमारे कर्म का मालिक मंगल नीच का है, तो हमारे सप्तम भाव, जिसको हम दशम से दशम भी कहते हैं, उसका मालिक शनि भी 8वें घर में नीच मंगल से ही दृष्ट है। इसलिए जो भी फैसले हैं, क्योंकि ये पूरा महीना अधिकतर बार बार इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से ही आपकी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। यही चीज बुध को देखिए, बुध सिर्फ 4 जनवरी तक यहाँ हमें दिखाई देता है। अब 4 जनवरी के बाद बुध का जो ट्रांजिट है वो यहाँ हो जाएगा, जहाँ पर बैठकर बुध विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे। यानी ऐसा बुध आपको टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा करा सकता है, यात्राओं से लाभ दे सकता है। जीवन में अचानक से ऐसा बन सकता है कि कोई ट्रैवलिंग्स करने को मिल गई, वो ट्रैवलिंग्स आपने उस दौरान कर ली। अदरवाइज विपरीत राजयोग का बुध है, ये कोई नुकसानदायी बुध नहीं है। 4 जनवरी के बाद ही विपरीत राजयोग बनाएगा। सूर्य ग्रह धन के मालिक हैं और बैठे हुए हैं 14 जनवरी तक यहाँ, जिसको हम यही कहते हैं कि भाई धन से संबंधित तकलीफ, कि जब धन का मालिक छठे घर में जाता है तो रोग ऋण रिपु, रोग पर पैसा खर्च होना, ऋण पर पैसा खर्च होना, शत्रु पर पैसा खर्च होना, बीमारी पर या पारिवारिक जिम्मेदारी पर पैसा खर्च होने की कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उसके बाद ये सूर्य यहाँ का मालिक होके 7th हाउस में आएगा, जिसको हम बोलेंगे मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति के अंदर सूर्य आ जाएंगे आपके 7th हाउस के अंदर, और 7th हाउस में सूर्य का आना इस बात की पुष्टि भी करता है कि भाई धन की स्थिति तो ठीक होगी, लेकिन वैवाहिक संबंधों के लिए कॉम्बिनेशन ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सप्तम में सूर्य अकेले होंगे, सामने से नीच के मंगल उसको देख रहे होंगे। इसलिए ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए ठीक नहीं है। अपने वैवाहिक संबंधों के लिए लगातार चेतावनी बनती दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान में राहु है और भाग्य स्थान का मालिक गुरु एकादश भाव में है, लाभ भाव में है, राहु भी उसी के फल दे रहा है। इसलिए गुरु को हम यहाँ एक अच्छा ग्रह मान सकते हैं। एकमात्र गुरु ग्रह ऐसा है आपके लिए जो 7th हाउस पे दृष्टि देगा, जो पंचम भाव पर भी दृष्टि देगा, जो आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि को संभालेगा, जो आपके विवाह संबंध और संतान के संबंधों को संभालेगा। अदरवाइज गुरु ग्रह की यह स्थिति अपने आप में सकारात्मक है। इस महीने अगर हम देखें तो आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है अपने आप को। इस पूरे महीने में आप अपनी वजह से, अपनी जल्दबाजी से कोई गलती करके नुकसान ना कर लें, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान आपको देना होगा। अदरवाइज आपके साथ ये ग्रहों की युति आपसे ही गलती कराकर आपका नुकसान कराने में सक्षम हो जाएगी। तो इस पूरे महीने रखना है ध्यान, चिंतन करना है आपको, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंतन करेंगे तो ही आप अपनी समस्याओं से या प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो ये था कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों के जीवन में
जनवरी 2025 का महीना कैसा होगा। जय श्री राम।